हेलो स्टूडेंट्स। टेक्नो शिक्षा आज आपके लिए आपकी क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 और लेके आया इसका पार्ट नंबर 4। तो थोड़ा सा चैप्टर लंबा होने के कारण इसका एक पार्ट और आएगा और ये चैप्टर आपका 5 पार्ट्स में कंप्लीट होगा। शुरू करते हैं आज का पार्ट 4। उससे पहले मैं कहूँगा ये वीडियो थोड़ा सा लेट आया, उसके लिए मैं मांगूंगा सॉरी, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से बीमार महसूस कर रहा था। शुरू करते हैं आज का पार्ट 4। मैंने कहा चैप्टर का नाम है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट्स, यानी कि शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। और आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप पूछने के लिए कमेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करें। द मुगल कोर्ट, तो मैंने कहा इसके फर्स्ट पार्ट में हमने किया था मुगल शासक और उनका साम्राज्य। इतिवृत्तों की रचना के बारे में पढ़ा था, कैसे लैंग्वेज तुर्की से फारसी की ओर बढ़ी थी इसके बारे में जाना था। पांडुलिपियों की रचना, मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या थे पांडुलिपि, ये जाना था और इनकी रचना किस प्रकार होती थी ये सब हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था इन पांडुलिपियों में रंगीन चित्र बनाए जाते थे, उसके बारे में। अकबरनामा और बादशाहनामा जैसे दो प्रमुख इतिवृत्तों के बारे में हमने अच्छे से जाना था। आदर्श राज्य, कैसे एक आइडियल किंगडम, उसके बारे में हमने पढ़ा था। एक दैवीय प्रकाश और अकबर की सुलह कुल नीति के बारे में हमने जाना था। सामाजिक अनुबंध के रूप में न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता, ये सब हम सेकंड पार्ट में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं पढ़े हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख करके पिछले पार्ट्स को कर सकते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमने पढ़ा था राजधानियां और दरबार, कैसे कैसे कहाँ कहाँ इनकी राजधानियां कब कब शिफ्ट हुई थी उसके बारे में जाना था। मुगल दरबार के बारे में पढ़ा था और मुगल दरबार में जो पदवियां, उपहार और भेंट दिए जाते थे उनके बारे में हमने विस्तृत रूप से पढ़ा था। और शुरू करते हैं आज का पार्ट 4। इसमें हम पढ़ेंगे शाही परिवारों के बारे में, शाही नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेट्स, इनके बारे में, कैसे इनकी रिक्रूटमेंट और क्या इनके रैंक थे इनके बारे में जानेंगे। और सूचना और साम्राज्य, इसके बारे में इस वीडियो में हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो नूरजहां के बाद जो है मुगल रानियां, उन्होंने वित्तीय स्रोतों पर भी नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। शाहजहां की जो पुत्रियां हैं, जहां आरा और रोशन आरा, ये दो नाम शाहजहां की बेटियों के, जहां आरा और रोशन आरा, इन्हें ऊंचे शाही मनसबदार के समान वार्षिक आय प्राप्त होती थी। इनको जो बड़े मनसबदार हैं उन्हीं के इक्विवेलेंट एनुअल सैलरी भी मिलती थी। ठीक है, कहता है इसके अलावा जो जहां आ रहा है उन्हें सूरत का जो बंदरगाह नगर है वहां से भी विदेशी व्यापार का एक लाभकृत केंद्र था, वहां से राजस्व प्राप्त होता था। तो महिलाओं की भागीदारी ट्रेड और कॉमर्स में सक्रिय थी, हम ये कह सकते हैं। राजकुमारियों को, ठीक है, आय भी प्राप्त हो रही है और पूरा बंदरगाह, उससे उनका राजस्व उसको प्राप्त हो रहा है। स्त्रियों को इमारतों व बागों के निर्माण का अधिकार भी दिया गया था। इमारतें और बाग उन्होंने अपने हिसाब से डिजाइन भी किए थे। कहता जहां आरा ने शाहजहां की जो नई राजधानी बसाई थी, बताया था आपको कौन सी, शाहजहानाबाद, दिल्ली में, चांदनी चौक वाला आज का जो इलाका है लाल किले के सामने, है ना। तो कहता है वहां की कई वास्तुकलात्मक परियोजनाओं में हिस्सा लिया था। आर्किटेक्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने प्लान किया था। कहता इनमें से आंगन व बाग के साथ एक 2 मंजिला भव्य कारवा सराय जो है यहाँ पर शाहजहानाबाद में, इसका डिजाइन भी जहां आरा ने ही तैयार किया था। और शाहजहानाबाद के हृदय स्थल चांदनी चौक, किसे कहते हैं, शाहजहानाबाद का हार्ट चांदनी चौक, ये जो बाजार है इसकी रूपरेखा भी जहां आरा द्वारा ही बनाई गई थी। तो देखिए जहां आरा एक बढ़िया आर्किटेक्ट के रूप में भी हम इन्हें समझ सकते हैं। जहां आरा, ये पोर्ट से मैंने कहा वो भी ले रही हैं रेवेन्यू। ठीक है, तो अब आते हैं हुमायूंनामा। हुमायूंनामा एक बड़ी ही फेमस पुस्तक हमारे को मुगल इतिहास जानने के लिए, और इसके राइटर है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने लिखी थी हुमायूंनामा। कहता है हुमायूंनामा में हमें मुगलों की घरेलू दुनिया की झलक मिलती है। तो इन्होंने इसमें हमें इनकी जो घरेलू दुनिया है उसके बारे में जानकारी दी। किसने? गुलबदन बेगम। कौन थी गुलबदन बेगम? कहता है बाबर की पुत्री, हुमायूं की बहन और अकबर की चाची। ठीक है, बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन, तो ये अकबर की बुआ भी लगी और चाची भी, क्योंकि हुमायूं का बेटा अकबर भी था।
तो ये कहता है हुमायूं की बहन और अकबर की चाची। कहता है गुलबदन स्वयं तुर्की और फारसी में धारा प्रवाह लिख सकती थी, यानी कि फ्लुएंट थी तुर्किश और पर्शियन लैंग्वेज में, दोनों ही भाषाओं का इनको बहुत ही अच्छे से ज्ञान था। कहता है अकबर ने जब अबुल फजल को अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया तो उसने अपनी चाची से बाबर और हुमायूं के समय के जो संस्मरण है उन्हें लिपिबद्ध करने का आग्रह किया। यानी अबुल फजल को जब इतिहास लिखने के लिए अकबर ने कहा, अकबरनामा लिखा था ना अबुल फजल ने, तो अकबर ने कहा अपनी चाची से रिक्वेस्ट की आप थोड़ी सी मदद कीजिए, बाबर और हुमायूं के समय की जो आप डिटेल्स है इतिहास की जानकारी है वो आप अबुल फजल को दीजिए। कहता है जिससे अबुल फजल उनका लाभ उठाकर अपनी कृति पूरी कर सके। अब टॉपिक है शाही नौकरशाही, द इंपीरियल ऑफिशियल्स। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं भर्ती की प्रक्रिया तथा पद। कहता है मुगल साम्राज्य में सत्ता पूरी तरह से एकमात्र बादशाह में निहित होती है। जो मुगल साम्राज्य है उसमें सत्ता किसके पास है? एकमात्र बादशाह के पास। यानी कि सर्वे सर्वा सत्ता का कौन है? बादशाह सलामत। और कहता है मुगल राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ इसके अधिकारियों का दल। देखो पूरी की पूरी पावर राजा के पास है और एक महत्वपूर्ण स्तंभ है इसका अधिकारियों का दल, ग्रुप कॉर्प्स ऑफ ऑफिसर्स, जिसे इतिहासकार सामूहिक रूप से अभिजात वर्ग भी कहते हैं। जो ये अधिकारियों का दल है इन्हें इतिहासकार कहते हैं अभिजात वर्ग। तो क्या कहा हमने? सत्ता पूरी तरह से किस में निहित है? बादशाह में। मेन सोर्स कौन है? बादशाह। और एक महत्वपूर्ण स्तंभ है अधिकारियों का दल। इन अधिकारियों के दल को इतिहासकार अभिजात वर्ग भी कहते हैं, नोबिलिटी। कहता है अभिजात वर्ग में जो भर्ती है वो अलग अलग निर्जातीय और धार्मिक समूह से होती है। अलग अलग धर्म के लोगों से, अलग अलग जाति के लोगों की भर्ती होती थी। एक ही जाति और एक ही धर्म के लोगों को भर्ती नहीं किया जाता था, सभी धर्मों और सभी जातियों के लोगों को भर्ती किया जाता था। क्यों? ताकि ये सुनिश्चित हो जाए अगर एक ही जाति के लोगों को भर्ती कर देंगे तो वो कोई भी दल इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है, कोई भी दल इतना बड़ा ना हो जाए कि वो राज्य को ही चुनौती दे दे। अगर वो एक ही दल के लोगों को भर्ती करेंगे तो वो कुछ दिनों बाद इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा कि वो राज्य को चुनौती दे देगा। इसीलिए अलग अलग वर्गों के समूहों को भर्ती किया जाता था। कहता दरबारी इतिहासकारों ने शाही अधिकारियों को फूलों का गुलदस्ता बताया, बुके ऑफ फ्लावर्स, जो वफादारी से बादशाह के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, अलग अलग रंग के फूल, सभी धर्मों के लोग जो बादशाह के यहाँ काम कर रहे हैं। ईरानी और तुरानी अभिजात आरंभिक चरण से ही अकबर की शाही सेवा में उपस्थित थे। ठीक है, ईरानी और तुरानी, तुरानी मैंने कहा था मध्य एशिया के, ये अकबर के साथ शुरू से ही जुड़े हुए थे। कहते 1560 के बाद राजपूतों और भारतीय मुसलमानों ने शाही सेवा में प्रवेश किया। अब 1560 के बाद राजपूतों ने भी मुगलों की सेवा में प्रवेश शुरू किया। और कहता है इसमें नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति एक राजपूत मुखिया अम्बेर का राजा भारमल कछवाहा था। ठीक है, जिसने सबसे पहले मुगलों को ज्वाइन किया था वो था भारमल कछवाहा। इसी की बेटी हरकाबाई जिससे अकबर का विवाह हुआ था। बात ध्यान रखें, जो ये थी हरकाबाई जिससे अकबर का विवाह हुआ था, ये थी अम्बेर के राजा भारमल कछवाहा की पुत्री। ठीक है, फिल्मों में जो जोधाबाई दिखाया जाता है ऐसा कोई किरदार अकबर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ये सिर्फ फिल्मों और गाइड्स के द्वारा फैलाया हुआ नाम है। ठीक है, इतिहास में कहीं भी जोधाबाई का नाम अकबर के साथ नहीं आता है। एक जगत गुसाई हुई है, वो भी जहांगीर की वाइफ। ठीक है, हाँ जी, चलिए आगे आते हैं। कहता है शिक्षा और लेखा शास्त्र की ओर झुकाव वाले हिंदू जाति के सदस्यों को भी पदोन्नत किया जाता था। हिंदू जाति में कौन? जो शिक्षा और लेखा शास्त्र की ओर झुकाव वाले हैं, जिनका शिक्षा में झुकाव है या अकाउंटेंसी में थोड़ा सा इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल राजा टोडरमल, अकबर के वित्त मंत्री थे राजा टोडरमल, ये खत्री जाति के थे। ओके, तो इनको भी, हिंदू जातियों को भी पदोन्नत किया जाता था, ये बताता है। कहता है जहांगीर के शासन में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए, ऊंची ऊंची पोस्ट में ईरानियों को रखा गया। जहांगीर की रानी थी नूरजहां, ये भी ईरानी थी। ठीक है, नूरजहां जिनका असली नाम था मेहरुनिशा, इनके पिता थे मिर्जा गियास बेग जिन्हें दीवान बनाया गया। तो नूरजहां के शासनकाल में इन्होंने अपने ईरानियों को सभी ऊंची पोस्टों पर नियुक्त कर दिया था।
कहता औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदार सबसे ज्यादा थे। पूरे मुगल में सबसे अधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल राजा के यहाँ थे? तो आंसर है औरंगजेब। इसमें बच्चे अक्सर गड़बड़ कर जाते हैं, वे सोचते हैं औरंगजेब तो ज़्यादा कट्टर था, तो औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदार कम होंगे, पर ऐसा नहीं है। सबसे अधिक हिंदू मनसबदार थे औरंगजेब के समय, ओके, ना कि अकबर। इसका आंसर है औरंगजेब। हाँ जी, कहता है औरंगजेब ने राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्त किया, ऊंची ऊंची पोस्ट पे राजपूतों को भी रखा, पर फिर भी जो शासन में संख्या में देखें तो अच्छी खासी संख्या में थे मराठे। मुगलों के यहाँ मराठे भी अच्छी खासी संख्या में थे, ओके, औरंगजेब के समय। कहता है सभी सरकारी अधिकारियों के दर्जे और पदों में दो तरह के संख्या विषयक होते थे, एक जात और एक सवार। दो तरह के। जात किसे कहते हैं? कहता है शाही पदानुक्रम में अधिकारी जो मनसबदार है के पद और वेतन का सूचक था जात। सवार, सवार से आपको पता चल रहा है घुड़सवार, है ना? तो ये सवार जो है ये सूचित करता था कि उससे सेवा में कितने घुड़सवार रखना अपेक्षित था। तो मैंने कहा जात और सवार ये दो संख्या विषयक ओहदे यानी पोस्ट होती थी। जात मैंने कहा शाही पदानुक्रम में अधिकारी के पद और वेतन को बताते थे। सवार ये बताता था कि सेवा में कितने घुड़सवार रखना अपेक्षित था। मनसबदारी प्रणाली के बारे में आपको बता दूं थोड़ा सा। कहता मुगल काल में एक प्रशासनिक प्रणाली जो शुरू की थी अकबर ने, वो थी मनसबदारी प्रणाली। मनसब जो है ये अरबी शब्द है। मनसब एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पोस्ट या रैंक, पद। मनसब शब्द शासकीय अधिकारियों और सेनापतियों को पद निर्धारित करता था, ओके। सभी सैन्य और असैन्य अधिकारियों की मनसब फिक्स कर दी जाती थी जो अलग अलग होती थी। मनसब के आधार पर ही उनको सैलरी अलाउंसेस सब मिलते थे। तो मनसबदार उस व्यक्ति को कहते थे जिसकी मनसब फिक्स कर दी गई। मनसब मतलब पद, ओके। तो ये था मनसबदार। कहता है फारसी में मनसबदार का अर्थ है मनसब रखने वाला, यानी पद रखने वाला, जिसको पोस्ट रखी गई है। तो यही है। कहता है मनसब दो प्रकार के होते थे, जात और सवार, हमने अभी देखा। कह रहा है अकबर ने 1575 में शुरू किया मनसब। कहता है जात से तात्पर्य मनसबदार की उस स्थिति से था जो उसे प्रशासकीय पद श्रेणी में प्राप्त थी। उसका वेतन भी उसी अनुपात में उन वेतन सूचियों के आधार पर जो कि उस समय लागू थी निर्धारित होता था, ठीक है। और सवार से अभिप्राय था कि कितना सैनिक दल एक मनसबदार को बनाए रखना है, कितना सैनिक दल, कितने सवार उसको चाहिए, इसके लिए उसे कितना वेतन मिलेगा, ओके। वेतन क्रम को सवार की संख्या से गुणा करके इसको कैलकुलेट किया जाता था। कहते भर्ती की प्रक्रिया तथा पद 17वीं शताब्दी में 1000 या उससे ऊपर जात वाले मनसबदार उमरा कहे गए। क्या कहे गए? उमरा। तो 17वीं शताब्दी में 1000 या उससे ऊपर जात वाले जो मनसबदार है उन्हें उमरा कहा गया। उमरा ये अमीर शब्द का बहुवचन है, ठीक है। हाँ जी। कहता है सैन्य अभियानों में ये अभिजात, ये जो कुलीन वर्ग बताया था, अपनी सेनाओं के साथ भाग लेते थे तथा प्रांतों में वे साम्राज्य के अधिकारियों के रूप में भी काम करते थे। ये प्रांत में अपने अधिकारी हैं और जब युद्ध हो रहा है तो वहां पर ये अपनी सेनाओं के साथ भाग ले रहे हैं, यानी मुगल शासक को सेनाएं भी प्रदान कर रहे हैं। सैन्य कमांडर घुड़सवारों की भर्ती करता था, उन्हें हथियार और प्रशिक्षण भी देता था। घुड़सवार सिपाही शाही निशान से दागे गए उत्कृष्ट श्रेणी के घोड़े रखते थे। शाही निशान मतलब कहता है कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए घोड़े दागे जाते थे। घोड़ों में जला करके एक निशान बनाया जाता था, शाही मोहर लगाई जाती थी कि ये शाही घोड़ा है, ठीक है। भ्रष्टाचार रोकने मतलब कोई उस घोड़े को बेच करके बढ़िया अरबी किस्म का महंगा घोड़ा उसे बेच करके नकली घोड़ा वैसे ही फिट कर दिया, है ना, होता था ना, तब भी भ्रष्टाचार तो हमेशा से रहा है। तो इसके लिए ताकि ऐसा ना किया जाए उस घोड़े पे शाही मोहर लगाई जाती थी, ओके। तो कहता है निम्न पदों को छोड़कर, निम्न मतलब छोटी छोटी नीची जो पोस्ट है, इन्हें छोड़कर बादशाह जो है स्वयं सभी अधिकारियों के ओहदों, पदवियों और नियुक्तियों के बदलाव का पुनरीक्षण करता था। तो छोटी पोस्टों को छोड़कर बाकी सबको राजा खुद देखता था। मीन्स कहता मनसब प्रथा की शुरुआत करने वाले अकबर ने। किसने शुरू की थी मनसब प्रथा? अकबर ने। कहता अभिजात वर्ग के कुछ लोगों को शिष्य की तरह मानते हुए उनके साथ आध्यात्मिक रिश्ते भी कायम किए। तो वो अपने जो अभिजात वर्ग के लोग हैं उनको वो शिष्य मान रहा है और उनके साथ स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रिश्ते कायम कर रहा है, ठीक है। कहता अभिजात वर्ग के लिए शाही सेवा
शक्ति, धन और उच्चतम प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक जरिया था। वो शाही सेवा क्यों चाहिए? ताकि शक्ति मिले, धन मिले, उच्चतम प्रतिष्ठा मिले। अच्छा, सेवा में आने के लिए क्या करना होता था? कहता एक अभिजात के जरिए याचिका देते थे, जो बादशाह के सामने तजवीज प्रस्तुत करता था। तजवीज क्या है? तजवीज कहता तजवीज एक अभिजात द्वारा बादशाह के सामने पेश की जाने वाली याचिका थी। कैसी याचिका? जिसमें किसी उम्मीदवार के मनसबदार के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की जाती थी। ठीक है, तो इसे तजवीज कहते थे कि कोई अभिजात पेश करता था बादशाह के सामने की याचिका, जिसमें सिफारिश की जाती थी कि उसे एक मनसबदार के रूप में नियुक्त किया जाए। फिर कहता है बादशाह को अगर वो सुयोग्य लगता तो उसे मनसब प्रदान किया जाता था। अगर बादशाह को लगता कि वो इस योग्य है तो उसे मनसब दे दिया जाता था। मीर बख्शी क्या है? ये उच्चतम वेतनदाता, जिसको सबसे ज्यादा वेतन मिल रहा है, खुले दरबार में बादशाह के दाएं ओर खड़ा होता था। ये बादशाह के राइट हैंड में खड़ा होता था। ठीक है, कहता तथा नियुक्ति और पदोन्नति के सभी उम्मीदवारों को प्रस्तुत करता था। सभी उम्मीदवारों को यही प्रस्तुत करता था। कहता जबकि उसका कार्यालय उसकी मुहर व हस्ताक्षर के साथ साथ बादशाह की मुहर व हस्ताक्षर वाले आदेश तैयार करता था। ठीक है, उसका जो ऑफिस है मीर बख्शी का, वो बादशाह की मुहर और हस्ताक्षर वाले आदेश वहीं पे वो तैयार कर रहा है। कहता केंद्र में दो अन्य महत्वपूर्ण मंत्री थे। कौन? दीवान ए आला और सद उस सुदूर। दीवान ए आला मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री का जो काम करता था उसे कहते थे दीवान ए आला। दीवान ए आला, मैंने कहा दीवान ए आला मतलब वित्त मंत्री, और सदर उस सुदूर मतलब ये अनुदान मंत्री है, जो अनुदान दे रहा है, इसे कह रहा है मदद मास। ठीक है, कहता है स्थानीय न्यायाधीशों और काजियों की नियुक्तियों का प्रभारी भी यही है। हाँ जी, तो ये तीनों मंत्री किस किस की बात करी? जो मैंने पहले बताया था मीर बख्शी, फिर मैंने कहा था दीवान आला और सदर उस सुदूर। तो ये तीनों मंत्री कभी कभी इकट्ठे एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करते थे। ओके, एडवाइजरी बॉडी के रूप में। लेकिन ये काम एक दूसरे से स्वतंत्र होते थे, एक दूसरे से फ्री होते थे, इंडिपेंडेंट थे। कहता है तैनात रकाब, दरबार में नियुक्त अभिजातों का एक ऐसा सुरक्षित दल था जिसे किसी भी प्रांत या सैन्य अभियान में प्रतिनियुक्त किया जा सकता था, कहीं भी भेजा जा सकता था। वे प्रतिदिन 2 बार सुबह और शाम को सार्वजनिक सभा भवन में बादशाह के प्रति आत्मनिवेदन करने के कर्तव्य से बंधे हुए थे। उनका काम था कि उन्हें 2 बार सुबह और शाम को बादशाह के सामने आत्मनिवेदन करना ही है, झुकना ही है, सलाम करना ही है। कहता है दिन रात बादशाह और उसके घराने की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी वही उठाते थे। ठीक है, बादशाह के घराने की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती थी। कहते सूचना तथा साम्राज्य, सटीक तथा विस्तृत आलेख तैयार करना मुगल प्रशासन के लिए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण था। मीर बख्शी दरबारी लेखकों, जिन्हें वाकिया नवीस कहते हैं, के समूह का निरीक्षण करता था। क्या कह रहा है? मीर बख्शी जो है वो वाकिया नवीस के समूह का निरीक्षण करता था। ये लेखक ही दरबार में प्रस्तुत की जाने वाली सभी अर्जियों व दस्तावेजों तथा सभी शासकीय आदेशों यानी फरमान का आलेख तैयार करते थे। ठीक है, फरमान क्या होता है? शासकीय आदेश। कहता है अभिजातों और क्षेत्रीय शासकों के प्रतिनिधि यानी वकील दरबार की बैठकों, पहर जी ने कह रहा है, की तिथि और समय के साथ उच्च दरबार से समाचार, अखबार ए दरबार ए मुल्ला, ठीक है, अखबारात ए दरबार ए मुअल्ला इसका नाम है, जिसे कहता है उच्च दरबार से समाचार। इस टाइटल के अंतर्गत दरबार की जो सभी कार्यवाहियां हैं इनका विवरण तैयार किया जाता था। इनमें सभी तरह की इंफॉर्मेशंस होती थी, जैसे दरबार में प्रेजेंस कितनी है, अटेंडेंस, पद और पदवियों का दान, राजनयिक शिष्टमंडल ग्रहण किए गए उपहार और किसी अधिकारी के विषय में बादशाह द्वारा की गई पूछताछ। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशंस इनमें अखबारात ए दरबार ए मुअल्ला इस शीर्षक के साथ छापी जाती थी। कहता समाचार वृत्तांत और महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज शाही डाक के जरिए एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाए जाते थे। जो समाचार वृत्तांत है और जो इंपॉर्टेंट शासकीय दस्तावेज हैं ये शाही डाक के थ्रू एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाए जाते थे।
बांस के डिब्बों में लपेट कर रखे कागजों को लेकर हरकारो कह रहा है, हरकारों का दल जो दिन रात दौड़ता है। इन्हें कसीद और पथमार भी कह रहे हैं। कहता है ये भागता रहता है, बांस के डिब्बे में लपेट कर इन्फॉर्मेशन को लेके जा रहा है, और एक दल है पूरा। कुछ टाइम वो भागा, फिर दूसरा भागा, एज लाइक रिले रेस, ठीक है, जिससे काफ़ी दूर तक संदेश पहुंचाना सुगम और शीघ्रतापूर्वक होता था। मैंने कहा रिले रेस आपने देखी है, इतनी देर तक आदमी भागेगा, फिर दूसरे को देगा, फिर दूसरा भागेगा, फिर वो तीसरे को देगा, तीसरा भागेगा। तो इस तरह से ये संदेश पहुंचाना काफ़ी टाइम बचाने वाला था और आसान था। सार्वजनिक समाचार के लिए पूरा साम्राज्य आश्चर्यजनक रूप से तीव्र सूचना तंत्र में जुड़ा हुआ था। इस तरह ये कि इंफॉर्मेशन लूप बना हुआ था जिसमें कि पूरा का पूरा साम्राज्य जुड़ा हुआ था। आज का वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। जल्दी ही इसका सेकंड पार्ट यानी 5th पार्ट, लास्ट पार्ट लेके आते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, और वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करें। ओके, चले दोस्तों, नमस्कार।